दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। नेपाल में जेएनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह से वहां की सरकार पलटी और तमाम मंत्रियों को भागते हुए देश छोड़कर भागना पड़ा और कई लोगों को अपनी जान बचानी पड़ी, उसके बाद से ऐसा लगता है कि दुनिया भर के देश ऐसे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सतर्क हो गए हैं। खास करके भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने अपने 3 यूनिट, इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशन यूनिट और दिल्ली सुरक्षा बल, इन तीनों को एक ऐसा प्लान तैयार करने के लिए कहा है जिसके जरिए अगर नेपाल जैसा कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसका एक खाका तैयार किया जाए और इसके तहत ये देखा जाए कि आखिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उसे बड़े व्यापक तौर पे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने बैठक की और बैठक करने के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस यूनिट और साइबर सेल सेंट्रल आर्म फोर्सेस के बीच एक बेहतर तालमेल की आवश्यकता पे जोर दिया। खास करके उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर खास रूप से सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही थी। सोशल मीडिया के जरिए ही युवा आपस में जुड़े और उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि नेपाल की सरकार खत्म हो गई, उसे भागना पड़ा। इसी वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पे खास रूप से फोकस करने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि ड्रोन के जरिए तमाम ऐसी चीजों पे नजर रखी जाए जो घातक साबित हो सकती है। खास करके सीमावर्ती इलाकों के जहां से भीड़ जमा हो सकती है, उन इलाकों के भी निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। तो ये एक तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से नेपाल में हुए आंदोलन और उसके बाद सरकार जिस तरह से बदली, उसे लेकर एक आप समझ सकते हैं कि एक सुरक्षा के तौर पे उठाया हुआ कदम है। लेकिन इस कदम के पीछे के व्यापक मायने हैं। आपको याद होगा कि लेह लद्दाख में हाल ही में युवाओं की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को जला दिया गया और उसके बाद हुई फायरिंग में 4 युवकों की मौत हो गई थी। इस मामले की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है और इसी वजह से इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। कर्नाटक में, उसके अलावा उत्तराखंड में भी इसी तरह के आंदोलन जन्म लेते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतर्क हो गए हैं या उन्हें इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल में हुई हिंसा की वारदात दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराई जा सकती है। इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने इसे फौरी तौर पे लेकर सतर्क हो गए हैं और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कर एक ऐसा खाका तैयार करने में जुट गए हैं जिसके जरिए अगर इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसे रोका जा सके। लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है उसे समझने की जरूरत है कि आखिर नेपाल में युवाओं ने आंदोलन क्यों किया था। नेपाल में युवाओं ने आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि उन्हें अपने सरकार को सिर्फ बदलनी थी या सरकार में खुद को भागीदार बनाना था, बल्कि नेपाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच गया था, बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई थी और जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनके नेताओं के जो बेटे बेटियां हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। जितने मंत्री थे उनके नाम पे होटल, मॉल, तमाम तरह की सुविधाएं चल रही थी और जो आम नागरिक थे, जो आम नेपाली लोग थे, उनके पास 2 वक्त का भोजन का भी पैसा नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास महंगाई की वजह से जीवन जीना कठिन हो गया था। खास करके जिन नेपाली परिवारों के बच्चे दूसरे देशों में रहते हैं, उनसे उनको फोन पे बात करना भी काफी महंगा पड़ रहा था, क्योंकि दोनों के बीच जो कॉलिंग की रेट है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी। खास करके जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था सरकार के खिलाफ, उसे लेकर जो आवाज उठाई जा रही थी और उसे लेकर जो आवाज उठनी चाहिए थी मीडिया के जरिए, वो आवाज नहीं उठ रही थी। इसी वजह से सोशल मीडिया का सहारा युवाओं ने लिया था और इसके बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिए जाने की वजह से वहां के युवाओं का गुस्सा भड़का था और इसी वजह से सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतर गए थे।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कर रहे हैं वो उनका अपना काम है, उनका कर्तव्य है। लेकिन इस आंदोलन के पीछे की अगर वजह ढूंढी जाए तो ये देखना जरूरी है कि अगर किसी भी देश में इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है। देश की सरकार अगर नेपाल में हुई हिंसा को लेकर डरी हुई है तो उसे डरने की जरूरत भी है। अगर उसने बेहतर काम किया है युवाओं के लिए, अगर उसने रोजगार पैदा किए हैं, महंगाई कम की है, तो उसे फिर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से लेह लद्दाख में आंदोलन हुआ और उसके नेता को उठाकर एनएसए के तहत जेल में डाल दिया जाता है, और जिस तरह से देहरादून में आंदोलन हुआ और युवाओं पर पुलिस की लाठीचार्ज होती है, और जिस तरह से देश में पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, अगर ये मुद्दे जन्मे रहते हैं या बचे रहते हैं तो इस तरह के आंदोलन खड़े होने के पूरे संकेत है। और अगर दिल्ली पुलिस सोचती है कि इस तरह की व्यवस्था करने से वो किसी बड़े आंदोलन को रोक लेगी, तो क्या जन आंदोलन को रोकना इतना आसान है? क्या किसानों के आंदोलन को दिल्ली पुलिस रोक पाई थी? या किसी भी तरह के, अगर बिहार में ही अगर आप देख ले, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, क्या उसे केंद्र की सरकार रोक पाई थी? अगर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने हक की मांग करते हैं, तो क्या ऐसे आंदोलनों को कुचलना आसान होता है? इन तमाम बातों पे विचार करने की जरूरत है कि आखिर इस देश में अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें नेपाल में हुई हिंसा को लेकर डर लग रहा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या भविष्य में इस तरह का आंदोलन या हिंसक आंदोलन हो सकता है, तो ये क्यों होगा, ये इसके पीछे का तर्क ढूंढने की जरूरत है कि आखिर युवाओं के पास काम होगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, या तमाम उनके विकास कार्य हो रहे होंगे, तो कोई भी युवा क्यों सड़क पे उतरकर अपने लिए हक की मांग करेगा। तो चूंकि देश भर में युवाओं की जो फौज है बेरोजगारी की तरफ बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर की नौकरियां कम हो रही है, पुणे के एक टीसीएस जो कंपनी है वहां से 2500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरियों में छटाई हो रही है, और जो चंद पूंजीपति लोग हैं उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति पहुंचती जा रही है। ये जो असमानता है, ये जो अंतर है, यही अंतर नेपाल जैसे संघर्ष को पैदा करता है, नेपाल जैसी स्थिति लाने की ओर बढ़ता है। ये समझने की जरूरत है। अगर सरकार इसे नहीं समझती है या इस पे काम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो तमाम मांगे हैं युवाओं की तरफ से, जो जैसे कि लेह और लद्दाख की ही बात कर लेते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया था कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही इसे लेकर कोई विचार किया गया। इसी वजह से वहां की युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों को नौकरियों के वादे किए गए, लोगों से महंगाई कम करने के वादे किए गए, लेकिन ये ना महंगाई कम हुई ना रोजगार दिए गए। इस वजह से जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो सड़कों पे उतरकर सामने आ रहा है। बिहार में लोगों को चुनाव के समय तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जाती है, लेकिन उसी बिहार में आज भी जो नौकरी की मांग करने वाले युवा हैं उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है, उन पे लाठी चार्ज की जा रही है। ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं बताती है कि नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, जहां भी सरकारें गिरी है उसके पीछे जो युवा खड़े थे उनके साथ जो तर्क था वो तर्क समझने की जरूरत है। श्रीलंका में भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनमें से चंद लोगों के पास ही अरबों की संपत्ति पहुंच चुकी थी, जबकि जनता महंगाई की मार से करा रही थी। वहां 500 रुपये किलो चीनी बिक रहा था। वहां तमाम जो छोटी मोटी रोजमर्रा के सामान हैं उनके दाम आसमान छू रहे थे। इसकी वजह से वहां के लोग सड़कों पे उतरे थे। बांग्लादेश की ही बात कर ले, बांग्लादेश में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी। जब सरकार निरंकुश हो जाती है और आम लोगों को अपने वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती है, तो ऐसे युवा सड़कों पे उतरकर अपनी स्थिति का आकलन करा देते हैं। वही कुछ नेपाल में हुआ था। और अगर देश में, भारत में भी इसी तरह की स्थिति बनती है या सरकार को ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थिति बन सकती है,
तो जरूरत है कि युवाओं के तरफ से जो मांग उठ रही है या आम लोगों की तरफ से जो आवाज उठ रही है उसे सुना जाए और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की जाए। वरना देश में कहीं भी किसी भी पुलिस व्यवस्था में इतनी ताकत नहीं है कि वो जन आंदोलन को रोक पाए। जन आंदोलन देश भर में अगर छिड़ जाते हैं या देश भर में निकल जाते हैं तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसे जन आंदोलन खड़ा होने से पहले ही सबक ले और युवाओं की, आम लोगों की मांगों पर ध्यान दे। देश में एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ना किसी का के साथ विभेद किया जा रहा हो, ना किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा हो। एक सामान्य लोकतंत्र की तरह बर्ताव होना चाहिए, संवैधानिक नियमों का पालन होना चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, न्यायपालिका की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार अपनी मनमानी करती रही और सरकार अपने द्वारा मनमाने तौर पे कानून लागू करती रही या मनमाने तौर पे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाती रही तो ऐसे आंदोलन खड़ा हो सकते हैं और इसे रोकने के लिए आपको तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और ये व्यवस्थाएं उस वक्त कितना काम करेगी ये नेपाल के उदाहरण से समझा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।